अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम। दिस इज इम्तियाज मलिक और यहाँ पर मैं आपके साथ रिवाइज करूँगा एक शॉर्ट में केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। आप जानते हो ये टॉपिक फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के सिलेबस में है और एक क्वेश्चन यहाँ से बनना है। ट्रस्ट मी, ये वीडियो देखने के बाद आप में इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप जो इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा वो तो मैं करके आऊँगा। साथ ही साथ ये हेल्पफुल होने वाला है उन बच्चों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें न्यू सब्सटेंसेस बनते हैं और जिनके कुछ न्यू प्रॉपर्टीज होती हैं। सिंपल एक ऐसा प्रोसेस जिसमें न्यू सब्सटेंस बनते हैं और उनकी कुछ अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं। ऐसे प्रोसेस को हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू अनदर एलिमेंट। मींस सिंपल, जो एटम्स होते हैं, सपोज हाइड्रोजन का एटम कन्वर्ट नहीं होगा हीलियम में, ऐसा कभी नहीं होगा। ये कहां पर होता है? ये न्यूक्लियर प्रोसेस में होता है। यहां पर सिर्फ और सिर्फ अरेंजमेंट चेंज होता है। Only arrangement of atoms takes place in chemical reaction। कुछ ऐसा अरेंजमेंट होता है, एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है जिस कॉम्बिनेशन की वजह से एक नया कंपाउंड बनता है। उस नए कंपाउंड की कुछ नई प्रॉपर्टीज होती है, बट एटम चेंज नहीं होता है वन एलिमेंट टू अनदर। जैसे कि हाइड्रोजन हीलियम नहीं बनता है, अगर ऐसा बनता है तो वो न्यूक्लियर प्रोसेस कहलाता है। ठीक है ना, ऐसा यहाँ पर नहीं होता, बस अरेंजमेंट कुछ चेंज होता है। अब वो सब्सटेंस जो हिस्सा लेते हैं इस केमिकल रिएक्शन में उन्हें हम रिएक्टेंट्स कहते हैं। ठीक है ना, वो सब्सटेंस जो हिस्सा लेते हैं इस केमिकल रिएक्शन में उसे हम रिएक्टेंट्स कहते हैं, और जो न्यू सब्सटेंस बन जाता है उससे हम प्रोडक्ट कहते हैं। सिंपल है, जो सब्सटेंस हमने लिए उनकी रिएक्शंस करवाई, वो सब्सटेंस रिएक्टेंट हुए, और जो मिलकर नया चीज बना, जो नया कंपाउंड बना, वो हमारा प्रोडक्ट कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल बताइए केमिकल रिएक्शंस की। जैसे कुकिंग ऑफ फूड, जब हम फूड बनाते हैं, ये भी एक एग्जाम्पल है किसकी? केमिकल रिएक्शन की। जैसे कि आपने लिया वाटर, आपने लिया शुगर और आपने टी वगैरह ली और आपको टी बनानी है। आपने इनको हीट अप किया और यहाँ पर क्या बन गई? टी। अब जो ये टी है ये हमारा एक प्रोडक्ट है, ये एक नया सब्सटेंस बन गया। इस टी की अपनी प्रॉपर्टीज है, इस शुगर की अपनी प्रॉपर्टीज है, ये सारे रिएक्टेंट, और जो चीज बन गई ये हमारा आ गया प्रोडक्ट। अच्छा, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, ये भी केमिकल रिएक्शन है। डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी में फूड डाइजेस्ट होता है, ये एक केमिकल रिएक्शन है। हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन होती है, ये भी केमिकल रिएक्शन है। हमारी एक जो कैंडल होती है, कैंडल वैक्स, वो जब बर्न होती है हमें लाइट देती है, वो भी ये क्या है? केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शंस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स काफी इंपॉर्टेंट है। इन कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के हमें पता चलता है कि रिएक्शन हुई या नहीं हुई। सबसे पहले एवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब एक ऐसा प्रोसेस अगर जहां पर गैस डेवलप हो जाए, जहां पे गैस प्रोड्यूस हो जाए, ये एक निशानी है किसकी? केमिकल रिएक्शन की। सपोज आपके पास एक वाटर है, एक बीकर में क्या है? आपके पास वाटर है। अगर आप यहाँ पर इसमें कोई मेटल डालते हो या फिर यहाँ पर इधर इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हो, तब ऐसे बबल जैसे ऊपर को उठते हैं। ये बबल जैसा उठना मींस यहाँ पर क्या बन रहा है? यहाँ पर गैस इवॉल्व हो रही है। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक है केमिकल रिएक्शन की। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का बनना केमिकल रिएक्शन की निशानी है। जैसे कि आपके पास सपोज सॉल्यूशंस है, आपने दो सॉल्यूशंस को मिक्स किया। अब जब आपने मिक्स किया, आप देखोगे कि नीचे सिंक कर जाएगा एक पाउडर जैसा, ठीक है ना, एक सॉलिड पाउडर जैसा। उस सॉलिड पाउडर का एक डेफिनेट कलर होता है, उसी पाउडर को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। या फिर क्या बोलेंगे हम? चेंज इन कलर, कलर चेंज हो जाना। जैसे यहाँ पर आप चाय की एग्जांपल ले लो, शुगर का अपना कलर है, वाटर का कोई कलर ही नहीं है, टी का अलग कलर है। तो इवन आप मिल्क इसमें डालते हो, लेकिन जब टी बनती है उसका एक अलग कलर होता है, चेंज इन कलर। ये भी एक केमिकल रिएक्शन की इंडिकेशन है।
चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर का चेंज होना ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताऊं, आपके पास एक बीकर है जिसमें आपने कुछ भी वाटर डाला है, आपने थोड़े से ड्रॉप डाले किसके, सल्फ्रिक एसिड के, H2SO4 के। आप देखोगे उस टाइम के बाद अगर आप इस बीकर को हाथ लगाओगे ना, ये काफी ज्यादा गर्म हुआ होगा, मतलब चेंज इन टेम्परेचर। आपको देखा कि टेम्परेचर चेंज हुआ, टेम्परेचर चेंज होना ये भी निशानी है किसकी, केमिकल रिएक्शन की। या फिर चेंज इन स्टेट, स्टेट का चेंज होना, जैसे हम कैंडल को बर्न करते हैं तो ये तो गैस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और साथ ही साथ लाइट देती है, हमें एक किस्म की एनर्जी देती है। ये भी क्या है, केमिकल रिएक्शन की एक निशानी है। तो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स, 5 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है केमिकल रिएक्शन की। क्या, एवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर और चेंज इन स्टेट। आगे बढ़ते हैं। तो फिर केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं? एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा मेथड जिसमें हम केमिकल रिएक्शंस को लिखते हैं, किसकी हेल्प से, सिंबल्स की हेल्प से, फार्मूलों की हेल्प से। हम जब ऐसा कुछ करते हैं तो हमारे पास जो बनती है वो केमिकल इक्वेशन बनती है। सिंपल, एक मेथड जिसमें हम केमिकल रिएक्शन को लिखते हैं विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स और फार्मूले, हम बोलते हैं हमारे पास क्या बन गई, एक केमिकल इक्वेशन बन गई। सपोज हम बोलते हैं कि जिंक रिएक्ट करता है किसके साथ, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, और ये बनाता है क्या, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। सबसे पहले हमने देखो जिंक है, हमने जिंक लिखा यहाँ पर, प्लस रिएक्ट करता सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, मैंने लिखा सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बनाता है, ये बनाता है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। ये जो इक्वेशन बनी इसे हम बोलते हैं वॉर्ड इक्वेशन। क्या बोलते हैं, वॉर्ड इक्वेशन। अब अगर मैं इस जिंक की जगह इसका सिंबल लिखूं, इसका और सल्फ्यूरिक एसिड में उसका फार्मूला लिखूं, देखो क्या बनेगा। जिंक की जगह मैं लिखता हूं Zn, सल्फ्यूरिक एसिड की जगह मैंने लिखा H2SO4 क्योंकि ये इसका फार्मूला है। फिर जिंक सल्फेट ZnSO4 और साथ ही साथ हाइड्रोजन H2। अब जो ये बना, ये क्या बना, ये एक केमिकल इक्वेशन बनी। इसमें जो ये है जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड, ये क्या है, रिएक्टेंट्स है, और ये जो प्रोडक्ट आया हमारे पास जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन, ये हमारे पास प्रोडक्ट है, और ये पूरी क्या बनी, केमिकल इक्वेशन बनी। हमेशा केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट्स को हम लेफ्ट साइड रखते हैं, फिर एरो लगाते हैं, हम एरो टुवर्ड्स प्रोडक्ट इंडिकेट करता है, और प्रोडक्ट हम जनरली राइट हैंड साइड लिखते हैं। आप बोल सकते हो कि केमिकल इक्वेशन जो है ये क्या है, एक शॉर्ट हैंड मेथड है, किसको रिप्रेजेंट करने का, केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का। अच्छा, केमिकल रिएक्शन 2 टाइप्स की होती है, या तो वो बैलेंस्ड होगी या फिर अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगी। अच्छा, बात करेंगे हम कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है। बिल्कुल सिंपल है, क्या है कि आप जानते हो रेक्टेंट और ये आए हमारे प्रोडक्ट। रेक्टेंट में कुछ एलिमेंट्स हैं, उनके एटम है, प्रोडक्ट में भी कुछ एलिमेंट्स हैं, उनके एटम है। अगर आप बात करोगे कौन से एलिमेंट है, यहाँ पर जिंक है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, वही एलिमेंट्स प्रोडक्ट में भी होंगे। जिंक है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। हर एक एलिमेंट सपोज मैं हाइड्रोजन लूं, हाइड्रोजन के जितने एटम्स प्रोडक्ट में हैं उतने ही अगर हाइड्रोजन के एटम रेक्टेंट में हैं, हम बोलेंगे ये बैलेंस्ड है। ये इक्वेशन क्या है, बैलेंस है। जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पे इवॉल्व हुए हैं, जो भी जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पे इन्वॉल्व हुए हैं, उन सब के जितने एटम्स रेक्टेंट में हैं उतने ही एटम्स अगर प्रोडक्ट में हैं तो हम बोलेंगे बैलेंस है। जैसे जिंक ले लो, जिंक यहाँ पर प्रोडक्ट में, पूरे प्रोडक्ट में एक ही जिंक दिखेगा आपको। आप अगर रेक्टेंट में ढूंढो तो एक ही जिंक दिखेगा यहाँ पर। तो जिंक क्या है, बराबर है, सारे एलिमेंट्स होने चाहिए, एक भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो बैलेंस ना हो। हाइड्रोजन अगर देखो, हाइड्रोजन पूरे रेक्टेंट में सिर्फ 2 है, और अगर यहाँ प्रोडक्ट में देखो ये भी सिर्फ और सिर्फ 2 है। सल्फर अगर देखो तो यहाँ पर 1 है और कहीं भी नहीं दिखेगा आपको रेक्टेंट में, वहीं प्रोडक्ट में देखो तो ये सल्फर है, सिर्फ और सिर्फ 1 है। ऑक्सीजन अगर देखो पूरे रेक्टेंट में आपको 4 दिखेंगे, और प्रोडक्ट में देखो ये यहाँ पर है, यहाँ पर भी कितने हैं, ये 4 है। मतलब हर एक एलिमेंट के जितने भी एटम रेक्टेंट में हैं उतने ही एटम उस एलिमेंट के प्रोडक्ट में हैं। तो हमने बोला ये केमिकल इक्वेशन क्या है, बैलेंस्ड है। अच्छा, अनबैलेंस क्या होगी, अब सिंपल है, एक या एक से ज्यादा एलिमेंट अगर आपको ऐसा दिखा कि जिसके एटम जितने रेक्टेंट में थे उतने प्रोडक्ट में नहीं है, या फिर जितने प्रोडक्ट में थे उतने रेक्टेंट में नहीं है,
तब आपकी जो केमिकल इक्वेशन होगी वो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाएगी। यहाँ पर देखेंगे, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखी अनबैलेंस्ड की। यहाँ देखो हाइड्रोजन पूरे रिएक्टेंट में कितने, 2 है। हाइड्रोजन प्रोडक्ट में देखो यहाँ पे भी सिर्फ 2 ही है, मतलब हाइड्रोजन तो बराबर है। बट ऑक्सीजन जब हमने देखा यहाँ पर रिएक्टेंट में 2 है, बट प्रोडक्ट में ऑक्सीजन कितने दिखते हैं आपको, 1 ही है ऑक्सीजन। इसलिए ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है, ठीक है ना, ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है। अच्छा, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है? ताकि ये सेटिस्फाई करे किसको, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बहुत इंपॉर्टेंट, हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं? ताकि ये सेटिस्फाई करे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इट मींस ये इक्वेशन ये कहती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहते हैं, जैसे यहाँ पर आपको हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पर आपको नहीं, ऑक्सीजन यहाँ पर आपको रिएक्टेंट में 2 दिख रहे हैं, लेकिन प्रोडक्ट में ऑक्सीजन आपको सिर्फ 1 दिख रहा है। यहाँ से तो आपको दिख रहा है कि 1 ऑक्सीजन खत्म ही हो गया, इधर से क्या दिखेगा आपको कि भाई 1 ऑक्सीजन क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। बट आप किसी भी एटम को ना क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ऑक्सीजन खत्म नहीं हो सकता, ना ही आप ऑक्सीजन को बना सकते हो। इसलिए अगर रिएक्टेंट में 2 थे तो वो प्रोडक्ट में भी 2 होने चाहिए। इसके लिए हम केमिकल इक्वेशन को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं कि जो एलिमेंट्स होते हैं रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में, उनके एटम्स को हम इक्वेट करते हैं। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स इक्वल on both side of equation is called balancing of equation। सपोज मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल ली है कि हाइड्रोजन बर्न होता है ऑक्सीजन में और ये क्या बनाता है, वाटर। मैं इसकी पहले इक्वेशन लिखता हूँ, कैसे, हाइड्रोजन H2 बर्न होता है ऑक्सीजन में, मैंने लिखा O2 और क्या बनाता है, वाटर, मतलब वाटर का फार्मूला H2O। अब यहाँ पर ये बैलेंस नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रिएक्टेंट में ऑक्सीजन 2 है, प्रोडक्ट में ऑक्सीजन सिर्फ और सिर्फ 1 है, सिर्फ 1 है। अब इसको बैलेंस करने के लिए कैसे करते हैं, यहाँ पर इस 1 को 2 बनाना है। मैं यहाँ पर O2 नहीं कर सकता, ये मैं नहीं कर सकता, ठीक है ना। मुझे क्या करना है, मुझे फिर मल्टीप्लाई करना है। ये इसको मल्टीप्लाई करूंगा मैं 2 से, जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा फिर ये बैलेंस हो पाएगा। जैसे मैंने जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो अब ऑक्सीजन मेरे कितने बने, 2 बने। तो प्रोडक्ट में ऑक्सीजन 2, रिएक्टेंट में भी ऑक्सीजन 2 है। बट अब अगर हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन में चेंजिंग आ गई, हाइड्रोजन रिएक्टेंट में 2 है, प्रोडक्ट में हाइड्रोजन पता कितने बन गए, ये 2 पीछे से है और इसके यहाँ पे सामने भी 2 है, ये 2 2 4, इसका मतलब प्रोडक्ट में हाइड्रोजन 4 है। अब यहाँ पर 2 है, इस 2 को मैं 4 कैसे बनाऊं, इसके यहाँ पर मल्टीप्लाई करूंगा 2 से। हमेशा हम मल्टीप्लाई करते हैं, फार्मूला चेंज नहीं होता। तो देखो 2 2 4, अब ये भी 4 बन गए, हमारा हाइड्रोजन इधर भी 4 है। अब ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, अब ऑक्सीजन यहाँ पर भी, क्योंकि 2 पीछे मल्टीप्लाई में है तो ऑक्सीजन भी 2 है। अब ये रिएक्शन क्या बनेगी, बैलेंस होगी। दूसरी एक पॉपुलर एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस की, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब ये फार्मूला होता है CO2 प्लस वाटर मींस H2O, ये मिलकर क्या बनता है, ग्लूकोज, मतलब विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल क्या बनता है, ग्लूकोज। ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6 और साथ ही साथ ऑक्सीजन रिलीज होता है। अब ये देखेंगे जरा ये बैलेंस है या नहीं है। अगर आप देखो ध्यान से, स्टार्टिंग में ही आपको यहाँ कार्बन दिखा पूरे रिएक्टेंट में सिर्फ और सिर्फ 1, लेकिन जब आपने प्रोडक्ट में नजर मारी तो यहाँ कार्बन के आपको 6 एटम दिखे। इसलिए आप बोलोगे भैया ये बैलेंस नहीं है। बैलेंस करेंगे, कैसे करेंगे, इस कार्बन यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 1 है, हम 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि वो 6 बने, हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो जब मैं 6 से इसको मल्टीप्लाई करा तो कार्बन बन गई 6, अब यहाँ पे भी कार्बन है 6। अब बाकी एटम्स भी तो देखने हैं, सिर्फ एक कार्बन को थोड़ी ना बैलेंस करना, सारे के सारे एलिमेंट्स के एटम को बैलेंस करना। अब अगर मैं यहाँ पर ऑक्सीजन देखूं, सपोज अगर मैं हाइड्रोजन देखूं, यहाँ पर ये हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 12 है। भैया हाइड्रोजन रिएक्टेंट में कम है, यहाँ पर मैं इसको क्या करूंगा, इस 2 को मैं 12 बनाऊंगा। कैसे 12 बनाऊंगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करूंगा मैं 6 से। जब मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा ना तो 6 2 12, तो मेरे हाइड्रोजन के एटम्स 12 बन गए और यहाँ पर भी हाइड्रोजन के एटम्स 12 हो गए, कार्बन के 6 और यहाँ पर भी कार्बन के 6। अब बात रही, ये तो बैलेंस होगी। अब बात हुई ऑक्सीजन की। देखेंगे ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन रिएक्टेंट में कितने हैं, देखो 6 2 12, ये पहले यहाँ पर 12 है, देखो ये 2 है, पीछे से 6 है, यहाँ पर
12 है और यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, देखो 6 मल्टीप्लाई में है तो 6 इधर भी होंगे, मतलब 12 प्लस 6 18 है हमारे पास ऑक्सीजन। यहाँ पर देखो ऑक्सीजन कितने हैं, ये आया 6 और ये आया 2, मीन्स सिर्फ 8 है। हमें चाहिए कितना, हमें चाहिए 18। देखो 6 ये है, मैं इसको 12 बनाऊंगा, इसको मैं 6 से यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा, 6 2 12। अब देखो ऑक्सीजन कितने बने, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 12 बने और 6 ये है, टोटल ऑक्सीजन कितने बन गए 18, और यहाँ पर भी टोटल ऑक्सीजन कितने हुए 12 6 18। अब ये केमिकल रिएक्शन क्या होगी, केमिकल इक्वेशन क्या होगी, बैलेंस होगी। ये काफी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है, केमिकल इक्वेशन है, ये फोटोसिंथेसिस में यूज होती है, फोटोसिंथेसिस की केमिकल इक्वेशन है। आप याद रख लेना, एक केमिकल रिएक्शन में फोटोसिंथेसिस के टाइम कितने कार्बन ऑक्सीजन एटम होते हैं, कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं, 6 मॉलिक्यूल्स। इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, ये बैलेंस हो गई। इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हो और भी बहुत सारे क्वेश्चंस देख सकते हो जो आपके पास सोर्स हो, वहां पर बैलेंस करने की कोशिश कर सकते हो। अच्छा, टू मेक इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, अगर हमें इक्वेशन और इंफॉर्मेटिव बनानी हो तो कैसे बनाएंगे, इसके कुछ तरीके हैं। जैसे कि नंबर 1, बाय इंडिकेटिंग फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। जितने भी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं इनके हम क्या बताएं, फिजिकल स्टेट बनाएं कि वो सॉलिड की फॉर्म में है, लिक्विड की फॉर्म में है, एक्वस की फॉर्म में है या फिर गैस की फॉर्म में है। अगर वो हम जैसे सपोज मैं लिखूंगा हाइड्रोजन, आप जानते हो हाइड्रोजन गैस होता है, तो मैं ब्रैकेट में ऐसे लिखूंगा गैस। ये इंफॉर्मेशन देगा कि ये जो हाइड्रोजन है ये किसकी फॉर्म में है, गैस की फॉर्म में। समझ आ रही मेरी बात। अगर मैं यहाँ पर H2O लिखूं, देखो वाटर, आप जानते हो ये वाटर वेपर की फॉर्म में भी हो सकता है, लिक्विड की फॉर्म में भी हो सकता है। अगर मैंने इसको L लिखा, इसका मतलब ये लिक्विड की फॉर्म में। वहीं अगर H2O के सामने मैंने लिखा क्या, गैस, तो मैं समझ जाऊंगा कि ये वाटर वेपर की फॉर्म में। तो अगर आप फिजिकल स्टेट इंडिकेट करते हो, इससे आपको पता और इंफॉर्मेशन मिलती है उस इक्वेशन के बारे में। दूसरा, बाय इंडिकेटिंग द हीट चेंज, कि हीट का कैसा चेंज हो रहा है, हीट वहां पर प्रोड्यूस हो रही है या फिर हीट वहां पर क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, उससे भी आपको पता चल जाता है, उससे और इंफॉर्मेशन मिलती है आपको कि इस केमिकल इक्वेशन में। देखो हीट चेंज के बेस पे ना ये केमिकल इक्वेशंस या फिर केमिकल रिएक्शन 2 टाइप्स की होती है, एक होती है एंडोथर्मिक और एक होती है एक्सोथर्मिक। इनको आगे हम पढ़ेंगे। फिर या फिर आप बताते हो कि बाय इंडिकेटिंग द कंडीशंस अंडर विच द रिएक्शन टेक प्लेस, कि कौन सी कंडीशन में ये रिएक्शन होती है, ठीक है ना। ये कुछ 3 प्रोसेस है जिनको देख के आपको पता चल जाता है, आपको और इंफॉर्मेशन मिलती है केमिकल इक्वेशन के बारे में। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस और एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती है जिसमें हीट प्रोड्यूस होती है। वो रिएक्शंस जिसमें हीट प्रोड्यूस हो जाए उसमें हम उसको बोलेंगे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। जैसे कि आप कोई भी नेचुरल गैस, आपके पास घर में गैस होता है मीथेन CH4, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एक हीट देता है आपको, क्या देता है, हीट एनर्जी देता है, हीट देता है आपको। ये वाली रिएक्शन क्या कहलाएगी, ये वाली रिएक्शन कहलाएगी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। वो रिएक्शंस जिसमें हीट प्रोड्यूस हो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहलाती है। जैसे कि बर्निंग ऑफ कार्बन इन ऑक्सीजन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज हीट इज प्रोड्यूस्ड इन दिस रिएक्शन। जैसे कि कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया और साथ ही साथ हीट प्रोड्यूस की। इसको हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन की एक पहचान है कि हम प्रोडक्ट वाली साइड आपको प्लस करके हीट मिलेगा या फिर प्लस करके हीट एनर्जी लिखा होगा यहाँ पर, या फिर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एनर्जी लिखेंगे क्योंकि हीट भी एक एनर्जी होती है। तो केमिकल इक्वेशन को देख के ही आपको पता चलना चाहिए ये एक्सोथर्मिक है या फिर एंडोथर्मिक है। अगर उसके प्रोडक्ट वाली साइड हीट लिखी हुई है या फिर एनर्जी दिया हुआ है या फिर हीट एनर्जी दी है, आप क्या समझ जाओगे, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। देखो इसकी एग्जांपल्स और भी है कुछ, जैसे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। आपको पता है नेचुरल गैस को बर्न करके हमें हीट मिलती है, अगर हमें हीट मिलती है तो एक्सोथर्मिक है। जितने भी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होती है वो सब की सब क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है। या फिर रेस्पिरेशन, आप जानते हो ना, रेस्पिरेशन में एब्जॉर्बिड फूड से क्या मिलता है, वो बर्न होता है ऑक्सीजन में और फिर आपको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है और साथ ही साथ वो कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज करते हैं। अब देखो प्रोडक्ट में आपको क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है। प्रोडक्ट में अगर एनर्जी मिलेगा तो आप समझ लेना एक्सोथर्मिक रिएक्शन है।
समझ आ रही मेरी बात? तो रेस्पिरेशन क्या आएगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि हमें एनर्जी मिलती है ना, प्रोडक्ट में एनर्जी आती है, इसलिए ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब बात करेंगे फिर एंडोथर्मिक रिएक्शन की। एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है? एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस जिनमें हीट एब्जॉर्ब हो जाए। जब हीट एब्जॉर्ब होती हो तो आप बोलना ये है एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कि आपको मैं सिंपल एग्जांपल बताऊं, जब आप खाना बनाते हो ना, तो खाना बनाने में ना आप जो खाना बन रहा है वो भी एक केमिकल रिएक्शन है, लेकिन वहां पे जो आप हीट देते हो ना, वहां पर हीट एब्जॉर्ब होती है, वहां पर हीट चाहिए होती है उसको वो रिएक्शन होने के लिए, इसलिए वो वाली रिएक्शन क्या है? एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है ना? जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिखी है यहाँ पर, द डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज अ एंडोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज हीट इज एब्जॉर्ब इन दिस रिएक्शन। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो वो क्या बनाता है? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है? ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। पहचान कैसे दिखेगी आपको? आपको रेक्टेंट में दिखेगा हीट, या फिर यहाँ पे इस एरो के सामने आप हीट रखते हो तो यहाँ खाली हीट होगा, या फिर हीट एनर्जी दिया होगा, या फिर खाली एनर्जी दिया होगा। हीट एंड एनर्जी इज द सेम थिंग। तो अगर आपको रेक्टेंट में दिखा तो आप समझ लेना ये क्या है? एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि हीट यहाँ पर एब्जॉर्ब हुई है। एग्जांपल इसकी है, जो भी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती है ये होती है कौन सी? एंडोथर्मिक रिएक्शंस। फोटोसिंथेसिस, आपको पता है ना, फोटोसिंथेसिस में लाइट एनर्जी अब्सॉर्ब होती है, फिर वो रिएक्शन होती है, इसलिए फोटोसिंथेसिस भी क्या है? ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर टू फॉर्म हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। आपको पता है ना, जब हमारे पास जो क्या होता है वाटर, उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, वहां पे गैस बन जाती है, एक हाइड्रोजन या फिर ऑक्सीजन। तो इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी वहां पर यूटिलाइज हुई, तो फिर ये रिएक्शन हुई, इसलिए ये क्या कहलाएगी? एंडोथर्मिक रिएक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है कुछ टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो कुछ पॉपुलर टाइप्स है केमिकल रिएक्शंस की, वो है हमारी ये सामने आपके हैं। कौन कौन सी है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ये कुछ रिएक्शंस है जो हमें सीखनी है, जहां से क्वेश्चन बन सकता है। वन बाय वन हम सबको देखते हैं। शुरू करते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती है जिनमें टू आर मोर सबस्टांस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सबस्टांस। दो या दो से ज्यादा सबस्टांस मिलकर एक सबस्टांस बनाते हैं। ठीक है ना? दो एलिमेंट मिलकर एक कंपाउंड बनाएंगे, या फिर दो कंपाउंड मिलकर एक अलग तीसरा कंपाउंड बनाएंगे। ऐसी वाली रिएक्शन को हम बोलेंगे क्या? केमिकल रिएक्शन। देखो ना, एक इंपॉर्टेंट चीज ये बताऊंगा आपको मैं कि केमिकल रिएक्शन के प्रोडक्ट में आपको मोस्टली कंपाउंड दिखेगा। क्या दिखेगा? कंपाउंड दिखेगा। ये इसकी जर्नल फॉर्म है कि ए और बी मिलकर, ये देखो यहाँ पर रेक्टेंट 2 है और प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ एक है, इसलिए ये क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आपको हमेशा रेक्टेंट 2 या 2 से ज्यादा दिखेंगे और प्रोडक्ट हमेशा एक ही दिखेगा। जब ऐसा आपको कहीं दिखेगा, आप देख के ही पहचानना कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। एग्जांपल आपके सामने मैंने लिखी है, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन कंबाइन व्हेन हीटेड टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये मैग्नीशियम है, ये ऑक्सीजन है, ये कंबाइन होती है और कंबाइन होने के बाद क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अब यहाँ पर रेक्टेंट 2 है, प्रोडक्ट एक ही है, तो ये क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। देखो, इसको मैंने मोर इंफॉर्मेटिव बनाया। मैंने क्या इंडिकेट किया कि ये मैग्नीशियम क्या है? सॉलिड है ब्रैकेट में, ऑक्सीजन क्या है? गैस है, और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, ये भी क्या है? ये सॉलिड है। इसको जब हीट करते हैं, ये कंडीशन बनाई कि जब हम इसको हीट करेंगे तब ये होता है। देखो, हीट करेंगे, ये रेक्टेंट में आ गई हीट, ये साथ ही साथ क्या है? एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि हीट इसमें ऑब्जॉर्ब हुई होगी। दूसरी एग्जांपल, हाइड्रोजन बर्न इन ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। हाइड्रोजन ऑक्सीजन में बर्न होकर वाटर बनता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में कि हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ बर्न होता है तो क्या बनता है? भैया वाटर बनता है। कौन सी रिएक्शन है? रेक्टेंट 2 है, प्रोडक्ट 1 है, तो ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो बात करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है, मतलब जिसमें आपको क्या होगा? दिखेगा कि आपको रेक्टेंट एक ही दिखेगा, बट प्रोडक्ट आपको 2 या 2 से ज्यादा दिखेंगे। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एक कंपाउंड स्प्लिट होता है इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस, इसको बोलते हैं हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और याद रख लेना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन अपोजिट होता है किसके? कॉम्बिनेशन रिएक्शन के।
ठीक है, ये इसकी जर्नल फॉर्म। रेक्टेंट आपको एक दिखेगा, प्रोडक्ट आपको दो या फिर दो से ज्यादा दिखेंगे। एग्जांपल है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट स्प्लिट होकर क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड और फिर कार्बन डाइऑक्साइड। रेक्टेंट एक दिखा, प्रोडक्ट दो दिखे, सिंपल है। क्या है ये, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अच्छा, The digestion of food in our body is an example of decomposition reaction। जो डाइजेशन होती है हमारी बॉडी में, ये कौन सी एग्जांपल है, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, क्योंकि वहां पे जो कम्प्लेक्स सबस्टेंस होते हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं इनटू सिंपल सबस्टेंस में, इसलिए वो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती है। Decomposition reactions carried out by electricity are used to extract several metals from their natural occurring compounds। बहुत सारे मेटल्स जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, वहां पर कौन सी रिएक्शन यूज होती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन यूज होती है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैन बी कैरिड आउट बाय द यूज ऑफ हीट, उसको बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, या फिर हम यूज करेंगे वहां पे लाइट फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन बोल सकते हैं, या फिर हम उसमें करंट पास करके ये करवाएं तो इलेक्ट्रोलिसिस जिसे हम बताते हैं, ठीक है ना। तो ये रही डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब बात करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, तो भैया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें, ये इंपॉर्टेंट है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से। जैसे कि मैं बताता हूं, ये एक कंपाउंड है ए बी और ये एक एलिमेंट है सी। सपोज ये सी ज्यादा रिएक्टिव है, ये सी ज्यादा रिएक्टिव है किससे, बी से। अब ये क्या करेगा, ये सी इस कंपाउंड में से बी को डिस्प्लेस कर देगा, बी को हटा देगा, बी की जगह अपनी जगह बना लेगा। तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर ए सी बन जाएगा और बी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। समझ आ रही मेरी बात। अच्छा जी, एग्जाम्पल अगर देखी जाए इसकी, जब एक स्ट्रिप जिंक की हो, वो जिंक मेटल को हम डालें किसमें, कॉपर सल्फेट में। कॉपर सल्फेट एक सॉल्यूशन होता है, तब क्या बनता है, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन और कॉपर। एग्जांपल ये है कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है आपके पास, याद रखना कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ब्लू कलर का होता है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर क्या होता है, इसका ब्लू कलर होता है। अगर हम इसमें एक मेटल डालते हैं, कौन सा, जिंक, तो क्या होता है कि जिंक जो है ये ज्यादा रिएक्टिव है किससे, कॉपर से। रिएक्टिविटी सीरीज आप याद कर लेना, पिछली किसी वीडियो में मैंने रिएक्टिविटी सीरीज बताई हुई है, आप देख लेना। जिंक क्या करता है, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। क्यों डिस्प्लेस करेगा, क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो इसलिए क्या बनेगा, जिंक सल्फेट बनेगा और कॉपर अलग हो जाएगा। अब इधर ये जो सॉल्यूशन में क्या होगा कि ये जो कॉपर है ना, ये जो सॉल्यूशन था, ये कॉपर नीचे बैठ जाएगा सॉलिड की फॉर्म में, मतलब एक पाउडर की फॉर्म में, और जिसका कलर क्या होगा, रेड ब्राउन कलर का। ये क्या बनेगा, ये एक प्रेसिपिटेट बनेगा। मतलब यहाँ पे प्रेसिपिटेट बन गया, आपको पता चल गई कि ये केमिकल रिएक्शन है, ठीक है ना। ये रिएक्शन इसलिए हुई क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव था कॉपर से। अगर उल्टा होता, अगर इसका उल्टा होता, जैसे ये है जिंक सल्फेट एक सॉल्यूशन है, उसमें अगर हम कॉपर डालते, क्या वो रिएक्ट करता है, वहां पर रिएक्शन नहीं होती, यहाँ पर ये वापस नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि कॉपर इससे ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक। हाँ, अगर जिंक की जगह कुछ और डालूं मैं, जैसे कोई और मेटल में यहाँ पर डालूं, तो फिर हो सकता है, क्योंकि वो अगर इससे ज्यादा रिएक्टिव हो, जैसे पोटाशियम यहाँ पर डालूंगा मैं कॉपर की जगह, फिर वहां रिएक्शन होगी, वो पोटाशियम जिंक को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि पोटेशियम ज्यादा रिएक्टिव है जिंक से। तो ये कंडीशन आप याद रखना, जब भी ऐसी क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि ये सही है या नहीं है, आपको क्या देखना है, ये रिएक्शन तब सही होगी, ये जिंक तब इसको डिस्प्लेस करेगा अगर ये ज्यादा रिएक्टिव है। आपको रिएक्टिविटी सीरीज में देखनी है कि अगर वो रिएक्टिविटी सीरीज में ये वाला एलिमेंट वहां से ऊपर है तो रिएक्शन सही होगी, अगर ऊपर नहीं होगा तो रिएक्शन गलत होगी। आगे बढ़ते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाय डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि हमारे पास दो कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि मैंने रखा एक ए बी और एक सी डी, ये दो कंपाउंड्स होते हैं। ये एक्सचेंज करते हैं आयंस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स। ये आयंस एक्सचेंज करके दो नए कंपाउंड बनाते हैं, जैसे कि एक है ए बी, एक है सी डी। यहां पर क्या हुआ, ए मिल गया सी के साथ और बी मिल गया डी के साथ। अब ये नए कंपाउंड बन गए, एक ए सी बना और देखो ए सी के साथ मिलकर बन गया ए सी, और बी डी के साथ मिलकर क्या बन गया, बी डी मिल गया। जब इस तरीके की कोई भी फॉर्म आपको दिखी ना, तो आप समझ जाना ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। एग्जांपल है यहां पर, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज एडेड टू
सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना, ये सिल्वर नाइट्रेट रहा, इसको हमने सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन के साथ क्या कर दिया, मिक्स किया, तो वहां पर आप देखोगे कि क्या बन गया, ये सिल्वर और ये क्लोराइड मिलकर इन्होंने क्या बनाया, सिल्वर क्लोराइड, और साथ ही साथ ये नाइट्रेट और ये सोडियम मिलकर क्या बन गया, सोडियम नाइट्रेट बन गया, और ये आपकी कौन सी रिएक्शन कहलाएगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मिल बन जाएगी, ठीक है ना, ये पहचान है डबल डिस्प्लेसमेंट की। अब आगे बात करेंगे हम, जो लास्ट टाइप है हमारी वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होती है, इस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हम तीन फॉर्म्स में पढ़ेंगे, इसको हम हाइड्रोजन की फॉर्म में पढ़ेंगे, इसको हम ऑक्सीजन की फॉर्म में पढ़ेंगे, और इसको हम इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में पढ़ेंगे। डेफिनेशन इन तीन फॉर्म्स में आ सकती है, ऑक्सीजन की फॉर्म में, हाइड्रोजन की फॉर्म में, या फिर इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में। पहले देखो ऑक्सीडेशन, किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन के ऐड होने को ऑक्सीडेशन कहते हैं। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस में अगर ऑक्सीजन ऐड होता है हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन हुआ। या फिर कोई भी सब्सटेंस अगर क्या करता है, रिमूव करता है हाइड्रोजन के रिमूव होने को भी ऑक्सीडेशन कहते हैं, ठीक है ना। ऑक्सीजन का ऐड होना, या हाइड्रोजन का रिमूव होना, या फिर इलेक्ट्रॉन का लॉस होना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो तीन चीजें हैं, ऑक्सीजन का ऐड होना, या हाइड्रोजन का रिमूव होना, या इलेक्ट्रॉन का लॉस होना, ये तीनों है कि क्या, इन तीनों को क्या बोलेंगे हम, ये है ऑक्सीडेशन। इनमें से कोई एक भी दिखे आपको, आप समझ जाना ऑक्सीडेशन हुआ, ये ऑक्सीडेशन हो गया। रिडक्शन इसका उल्टा है, ऑक्सीडेशन का उल्टा रिडक्शन। यहां पर ऑक्सीजन के ऐड होने को क्या बोलते थे, ऑक्सीजन को ऐड होने को ऑक्सीडेशन बोलते हैं, बट रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलेंगे हम, रिडक्शन। अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन को रिमूव करता है हम बोलेंगे ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। या फिर अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन ऐड करता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ये भी क्या कहलाता है, ये भी रिडक्शन कहलाता है। या फिर कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन गेन करता है, जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन गेन करता है हम बोलेंगे वो रिड्यूस हो गया, वहां पर रिडक्शन हो गया उसके साथ। समझ आ रही मेरी बात, ये तीन फॉर्म में आप समझ जाना। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये ना दो एक ही साथ दोनों होती हैं, इसलिए इस रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। रेड मीन रिडक्शन और ऑक्स मीन ऑक्सीडेशन, इसलिए इन्हें रिडॉक्स रिएक्शंस भी कहते हैं। यहां पर मेरे पास एक एग्जांपल है कि कार्बन ऑक्साइड रिएक्ट करता है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, और ये बनाता है कॉपर और वाटर। अब देखोगे यहां पे ये जो कॉपर ऑक्साइड था ये सिर्फ और सिर्फ कॉपर हुआ, मतलब इसने क्या किया, इसने रिमूव किया किसको, ऑक्सीजन को। अगर इसने ऑक्सीजन को रिमूव किया तो ऑक्सीजन का रिमूवल क्या कहलाता है, रिडक्शन, रिडक्शन हुआ। यहीं पर ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ देखो प्रोडक्ट में ऑक्सीजन आया है, मतलब हाइड्रोजन ने क्या किया है, एडिशन किया है। किसका एडिशन किया है, ऑक्सीजन का एडिशन किया है, तो हम बोलेंगे कि ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। समझ आ रही बात, ऑक्सीजन जिसने रिमूव किया वो रिड्यूस हो गया, ऑक्सीजन जिसने ऐड किया वो ऑक्सीडाइज हो गया। अब यहां पर एक और बात पूछते हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। द सबस्टांस विच गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, वो सबस्टांस जो ऑक्सीडाइज हुआ वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हुआ, ये रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा, क्योंकि इसने इस हाइड्रोजन ने इस कॉपर ऑक्साइड को रिड्यूस कर दिया है, खुद ऑक्सीडाइज हुआ, इसलिए ये क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। और वो सबस्टांस विच गेट रिड्यूस्ड इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो सबस्टांस जो रिड्यूस हो गया, अगर वो रिड्यूस हुआ है उसका मतलब उसने किसी दूसरे को ऑक्सीडाइज किया होगा। जैसे कि यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है, इसने ऑक्सीजन दे दिया हाइड्रोजन को, ये खुद क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, इसीलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। इस एग्जांपल में यहां पर देखो आप, सबस्टांस ऑक्सीडाइज्ड, इनमें से सबस्टांस को देखो रेक्टेंट में ही जो रेक्टेंट में है इनमें से ही कोई ऑक्सीडाइज हुआ होगा या इनमें से ही कोई रिड्यूस हुआ होगा, और यहीं पे आपको रेक्टेंट में ही आपको रिड्यूसिंग एजेंट मिलेगा और रेक्टेंट में ही आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी मिलेगा। सबस्टांस ऑक्सीडाइज, कौन सा सबस्टांस ऑक्सीडाइज हुआ, हाइड्रोजन हुआ, क्योंकि हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को ऐड किया तो सबस्टांस ऑक्सीडाइज्ड आया हमारा हाइड्रोजन। ठीक, दूसरी बात सबस्टांस रिड्यूस्ड, कौन सा सबस्टांस रिड्यूस्ड हुआ, देखो कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हुआ क्योंकि इसने ऑक्सीजन को रिमूव किया, तो हम बोलेंगे कि कॉपर
कॉपर ऑक्साइड हमारा क्या हुआ, रिड्यूस हुआ। अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? वो सब्सटेंस जिसने किसी को ऑक्सीडाइज करवाया। ये जो यहाँ पे कॉपर जो रिड्यूस हुआ है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यही कॉपर Cu है, सॉरी CuO, अगर मैं इसको रब करूं ऐसे लिखूं, कॉपर ऑक्साइड। ये जो कॉपर ऑक्साइड है ये क्या है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि इसने इसको हाइड्रोजन को ऑक्सीजन दिया है, इसलिए हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हुआ, इसलिए ये क्या कहलाएगा, कॉपर ऑक्साइड कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वहीं पे रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, जिसने किसी को रिड्यूस करवाया। देखो हाइड्रोजन ने इससे ले लिया ऑक्सीजन, खुद ऑक्सीडाइज हुआ, लेकिन इसको क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। तो यहाँ पर हाइड्रोजन आपका क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। आई होप आपको क्लियरिटी हुई होगी ऑक्सीडेशन की, रिडक्शन की, रिड्यूसिंग एजेंट की और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। अच्छे से इसे रिवाइज करना, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। अब कुछ कॉमन इफेक्ट्स होते हैं, इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है इसकी जो इफेक्ट्स है एवरीडे लाइफ में, ये दो कॉमनली इफेक्ट है। नंबर 1 कोरिजन ऑफ मेटल और नंबर 2 रेंसिडिटी ऑफ फूड। ये दो कॉमन इफेक्ट्स है किसके, रिडॉक्स रिएक्शन के, ऑक्सीडेशन रिएक्शन के। अच्छा भैया कोरिजन क्या होता है? कोरिजन एक ऐसा प्रोसेस होता है in which metals are eaten up gradually by the action of air, moisture or chemicals on their surface। ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कोरिजन बोलते हैं, जिसमें मेटल्स क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। किसकी वजह से, ऑक्सीडेशन होने की वजह से। कोरिजन इज कॉज्ड बाय ऑक्सीडेशन। कोरिजन किससे होता है, ऑक्सीडेशन होने से, मतलब ऑक्सीडाइज हो जाता है। आप जनरली जान लो मेटल ऑक्सीडाइज होता है, पता क्यों? जितने भी मेटल्स होते हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करते हैं और ये खुद पॉजिटिव आयंस बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, पॉजिटिव आयंस, ठीक है ना। वो जो पॉजिटिव आयंस मतलब इलेक्ट्रॉन के एमिट होने को, इलेक्ट्रॉन के रिमूव करने को भी हम ऑक्सीडेशन कहलाते हैं। या फिर ऑक्सीजन को ये क्या करते हैं, अपने साथ ऐड करते हैं, एडिशन करते हैं ऑक्सीजन को, तो फिर ऑक्सीडाइज हो जाता है। जब ऑक्सीडेशन होता है तो वहां पर मेटल्स क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। इसको हम बोलते हैं कोरिजन। क्या बोलते हैं, कोरिजन। किसकी वजह से होता है, ये होता है, सॉरी बैटरी मेरी लो हो रही है, ये होता है किसकी वजह से, ऑक्सीडेशन की वजह से। जो ये रस्टिंग है ना, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये कॉमन एग्जांपल है किसकी, ये एक फॉर्म है कोरिजन की, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन की एक एग्जांपल मैं लिखूंगा, एक रिएक्शन लिखूंगा। ये रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आयरन है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करके ये एक रस्ट बनाता है, Fe2O3XH2O। ये इसका फार्मूला है। ये आयरन की थर्ड फॉर्म होती है। अब देखो ना, यहां पर आपने देखो, यहां पर जो आयरन बनाया, ये रस्ट बनाया, ये XH2O। व्हाट डज दिस X इंडिकेट्स? ये X ये बोलता है कि इस रस्ट में जो ये वाटर मॉलिक्यूल के जो नंबरिंग होती है वो फिक्स नहीं होती, इसलिए यहां पर हम X रखते हैं प्रोडक्ट में इसके साथ, और रेक्टेंट में भी हमने वाटर मॉलिक्यूल के साथ 2 into X रखा है। ये X क्या इंडिकेट करता है कि जो रस्ट में वाटर मॉलिक्यूल बनता है ये इसका नंबरिंग फिक्स नहीं होती है, ठीक है ना। ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। रेंसिडिटी क्या होती है, रेंसिडिटी रिलेटेड है किसके, सबसे पहली बात आपको दिमाग में आनी चाहिए, फूड के रिलेटेड है। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जो फूड कंटेन करता है फैट और ऑयल, वो फैट एंड ऑयल क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाता है। उसकी वजह से जो फूड में क्या आ जाती है, अनप्लेजेंट स्मेल और टेस्ट आता है। इसी को हम रेंसिडिटी कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में रिपीट कर रहा हूं, जब हमारे खाने में क्या होता है, फैट और ऑयल होता है, वो एरियल ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज हो जाता है, उससे उस खाने में अनप्लेजेंट टेस्ट और स्मेल आता है। इसको हम बोलते हैं रेंसिडिटी। रेंसिडिटी को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इसके लिए 4-5 प्रोसेस है, आप देख लो। नंबर 1, हम ऐड करेंगे एंटीऑक्सीडेंट्स टू फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल। वो फूड जो कंटेन करता है फैट और ऑयल, उसमें हम ऐड करते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। जो कॉमन 2 एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जिन्हें यूज करते हैं वो है एक BHA और दूसरा BHT। व्हाट इज BHA, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, और BHT ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोलीन। ये दो क्या है, एंटीऑक्सीडेंट्स है, काफी इंपॉर्टेंट है, आप याद रख लो इन्हें, जो हम यूज करते हैं इन फूड टू प्रिवेंट देम फ्रॉम रेंसिडिटी। दूसरा, बाय पैकिंग फूड इन ऑयल कंटेनिंग
बाय पैकिंग फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड इन नाइट्रोजन, वो फूड जिसमें फैट और ऑयल हो उन्हें हम कहाँ पैक करेंगे, नाइट्रोजन गैस में, इससे भी रेंसिडिटी से बच सकते हैं। या फिर बाय कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर, जो आमतौर पर हम करते हैं, या फिर बाय स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, एयर टाइट कंटेनर में भी स्टोर करने से फूड बच जाता है। जैसे आपको अमूल की एग्जांपल मिलेगी, जो आपके पास अमूल दूध होता है वो एक डब्बे में होता है, वो एक एयर टाइट कंटेनर होता है, उससे भी वो रेंसिडिटी से बच जाता है। बाय स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम द लाइट, ये है वो 5 प्रोसेस जिनसे हम खाने को रेंसिडिटी से बचाते हैं। तो ये रहा एक लेक्चर किसका, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और साथ ही साथ अगर आप नए हो तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस वीडियो की एक जो आपको मैंने पढ़ाया ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा,